हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो देख लेना। बहुत अच्छे से मैंने आइडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किया है। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं हम वो डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपल के हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो सिर्फ टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी के लेवल का हो। बट टीचिंग, नॉन टीचिंग एग्जाम्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं तक ही सीमित है। अगर आप सिलेबस जानते हो, स्पेशली इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में, तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि ये किस से रिलेटेड है या कि किस एग्जाम में काम आएगा। ये सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। हमने 100th क्वेश्चन तक कर लिया था। 101th क्वेश्चन क्या है? फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब देखो, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है, अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में देख रहे हो, तो ये आप बता दोगे आराम से। तो ये मैंने आपको बताया था, फ्लाई ऑफ द हैंडल। इसका मतलब क्या हुआ? लूज वंस टेम्पर सडनली। हमने देखा था ना कि हैंडल आपके हाथ से छूट गया, किसी चीज़ का हैंडल। ठीक है, तो फ्लाई ऑफ द हैंडल मतलब कि आपका जो टेम्पर है कि अपना लूज़ करना, मतलब अब आपके हाथ में नहीं है। आपने इतने मुश्किल से हैंडल करके रखा था, रोक के रखा था, लेकिन अब वो हैंडल वो छूट गया, वो उड़ गया। अब जो है आपका सारा गुस्सा बाहर आने वाला है। आग बबूला होना, क्रोध होना। अब आप वो हैंडल आपके हाथ में नहीं है, अब आप आराम से गुस्सा करोगे। आप गुस्सा एकदम एकदम पीक पे होगा। 102 क्वेश्चन है, कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। ये भी पिछले वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से कि कीप द वुल्फ ऑफ द डोर, इसका मतलब होता है कीप ऑफ स्टारवेशन, मतलब कि सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना, है ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, पिछले वीडियो में ही बताया था कि एक वुल्फ है, घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है ना। अगर वुल्फ अंदर आ गया तो खाना खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा तो उसको और भूख लगेगी। तो यानी कि इंसान जो है हार्ड वर्क करता है। इंसान हार्डवर्क या रिसोर्सेज से वुल्फ को दरवाजे के बाहर ही रखता है। मतलब अगर आप हार्डवर्क करोगे, या आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको अगर आप साथ में रखोगे, तो आप वुल्फ को डोर से बाहर ही रख रहे हो, वरना आप भूखे रहोगे। ठीक है। भूख से बचने के लिए जो आप स्ट्रगल करते हो ना, वो उसके लिए हम कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। इसका हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। ही वर्कड 2 जॉब्स, है ना, वो 2 काम एक साथ कर रहा है, टू कीप द वुल्फ ऑफ द डोर। चलो इस पे ज़्यादा वक्त नहीं बताते, हमने ये नेक्स्ट पिछले वीडियो में किया था। ये भी देखो पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो ये पीवाईक्यू है, तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस कई चीज़ें वो रिपीट होंगे, और क्वेश्चंस के थ्रू, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू चीज़ें जो है हमें जल्दी दिमाग में घुसती हैं। टू बी अंडर द हैरो, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है टू बी इन डिस्ट्रेस। टू बी इन डिस्ट्रेस, है ना। हैरो मतलब आपको समझाया था, एक फार्मिंग टूल होता है जो ज़मीन को तोड़ने के लिए या सीड्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो आप इस तरह से कंसिडर कर लो कि आप हैरो के अंदर हो। कोई इंसान है, वो हैरो चला रहा है और अब इसके नीचे हो, तो कोई चलाएगा तो आपको दिक्कत होगी ना। आप स्ट्रगल करोगे, आप मुश्किल सिचुएशन से गुजरोगे, स्ट्रेस में होगे। तो ये टू बी अंडर द हैरो मतलब टू बी इन डिस्ट्रेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 में आते हैं। ये क्या कह रहा है? टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, इसका मतलब होता है कि डूइंग व्हाट यू थिंक इज राइट। ठीक है, जो आपको लग रहा है जो सही है वो करना। एंड एक्सेप्टिंग वॉट एवर रिजल्ट फॉलो, मतलब आप जानते हो, आप ये एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज आएगा, ठीक है, बट जो सही है मैं वही करूँगी। भले ही वो चीज़ करने के बाद में मेरे साथ बुरा हो सकता है, लेकिन जो सही है मैं वही करूँगा। इस सिचुएशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं, टू लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, जहाँ उसे जाना है उस चिप्स को गिर जाने दो। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर बी, टू लेट समथिंग हैपन रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज कुछ भी हो, लेकिन जो है वो होने दो। अगर हम इसके एग्जाम्पल का बात कर, एग्जाम्पल बताऊँ, जस्ट अ मिनट ना, 1 मिनट। यस, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊं तो हम क्या बोल सकते हैं? स्पोक द ट्रूथ एंड लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। ठीक है, मैंने तो भाई सच्चाई बोली है। अब जो होगा वो देखा जाएगा, जहां चिप्स को गिरना होगा देखा जाएगा। मैंने तो सच्चाई बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, देखो स्किन क्या रेफर कर रहे हैं यहाँ पर? स्किन जो कि बहुत वेरी थिन लेयर होता है, और टीथ एक्चुअली नो स्किन एट ऑल। ठीक है, टीथ में कोई स्किन होता है क्या? तो नो टीथ एट ऑल। यानी कि स्किन ऑफ योर टीथ मतलब कि ऑलमोस्ट नथिंग, वेरी वेरी लिटिल गैप, यानी बेयरली, नैरोली, जस्ट समहाउ, कैसे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यू सक्सीड और एस्केप फेलियर बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, मतलब बस
थोड़े से मार्जिन से आप जो है फेल होते होते बच गए, आप सक्सेस हो गए, आप सक्सीड हो गए, आप पास हो गए, लेकिन हाँ फेलियर से आप बच गए, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से बच गए, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। तो इसका आंसर होगा जस्ट अवॉइड फेलिंग। ठीक है, इसका आंसर होगा जस्ट अवॉइड फेलिंग। ठीक है, मान लो अगर आपके 100 में से हमारा पासिंग मार्क्स है 33, ठीक है, और आपके 33.5 आए या फिर 34 मार्क्स आए, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यार मैं तो बाय द स्किन ऑफ माई टीथ पास हो गया। ठीक है, यानी मैं तो बस मार्जिन से पास हो गया। ठीक है, he passed the exam by the skin of his teeth, the team won the match by the skin of their teeth, I caught the bus by the skin of my teeth। समझ आ गया, मतलब जस्ट मैनेज, कैसे भी मैनेज कर लिया आगे बढ़ने में। ये आपका DSSB TGT PGT में आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट इन एन आवर, यू नीड टू डैश इफ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। डैश मतलब कि एग्ज़ाम 1 घंटे में शुरू होने वाला है, आपको अगर टाइम पे पहुंचना है तो आपको लेग शेक करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहली बात तो शेक अ लेग, मतलब द एग्जाम इज गोइंग टू स्टार्ट इन एन आवर, यू नीड टू शेक अ लेग इफ़ यू वांट टू रीच ऑन टाइम। शेक अ लेग का मतलब क्या होता है, देखो, शेक अ लेग, शेक अ लेग मतलब टू हरी अप। ठीक है, टू मूव फास्टर। ठीक है, शेक अ लेग मतलब हरी अप मूव फास्टर, यानी जल्दी करो भाई। ठीक है, शेक मूव करो, लेग से आप वॉक रन करो, यानी गेट मूविंग फास्ट। 1 घंटे में आपका एग्जाम है और अभी तक आप फोन ही स्क्रॉल कर रहे हो, मम्मी क्या बोली, अभी भी रेडी नहीं हुई, जल्दी से शेक अ लेग, एग्जाम छूट जाएगा। ठीक है, मतलब और डिले मत करो भाई, जल्दी निकलो, 1 घंटे में एग्जाम है, शेक अ लेग और वील बी लेट फॉर द एग्जाम, द टीचर टोल्ड अस टू शेक अ लेग एंड सबमिट द पेपर। जल्दी करो और पेपर सबमिट करो, टाइम ज़्यादा नहीं है, यू नीड टू शेक अ लेग इफ़ यू वांट टू कैच द ट्रेन। आपको जल्दी से आपको लेग शेक करना पड़ेगा अगर आपको टाइम पे, मतलब अगर आपको ट्रेन कैच करना है, ट्रेन पकड़ना है। समझ आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, समझ आ रहा है ना। ये आपका देखो PGT TGT का पेपर है और 2017 का। क्वेश्चन 107 क्या कह रहा है कि फॉर एनी ग्रुप वर्क टू बी सक्सेसफुल, किसी भी ग्रुप वर्क को सक्सेसफुल होने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी वन इज़ ऑन द सेम पेज। ये तो बहुत कॉमन है ना, हम सब ने सुना होगा कि आई होप एवरी वन इज़ ऑन द सेम पेज, यानी सबको सही समझ आ गया है ना, यानी कि जो मैंने समझाया, जैसा समझाया आप सभी वही सोच पा रहे हैं, यानी कि थिंग्स इन अ सिमिलर वे। ठीक है, हाँ, एक ग्रुप वर्क सक्सेसफुल हो उसके लिए ज़रूरी है कि इम्पॉर्टेंट है कि सभी लोग जो है सेम पेज पे हो, एक ही तरह से सोच पा रहे हो। ग्रुप में ही जब अभी तक सबके अलग अलग आइडियाज़ है ना, तो आप मिल करके एक कंक्लूजन पे आओगे ना, उन सबको मर्ज, सबके आइडियाज़ मिक्स करके एक सोल्यूशन पे आओगे, तो यानी कि आई होप एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, है ना। ठीक है, मतलब कि सभी में सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम प्लान, सेम ओपिनियन आ गया हो। ये हम आप यूज़ करते हैं, हम टीचर्स वगैरह को भी आपने सुना होगा कि आई होप एवरीवन इज़ ऑन द सेम पेज, है ना, यानी कि सब लोग अब सही सेम रीजनिंग सोच पा रहे हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है ना। तो ये हो गया, आगे बढ़े और एग्जाम्पल इसके बताऊँ मैं। For example, before starting the project, let's make sure we are on the same page, right? The team failed because they were not on the same page. The manager explained the plan so that everyone would be on the same page. हो गया। Question number 108 क्या है? Our plan to go to the our plan to go to London is in the air. Is in the air. Is in the air. इसका क्या आंसर होगा? तो पहले देखो, आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा, इसका आंसर अनडिसाइडेड होगा। बट इन द एयर का मतलब क्या है? अंडरलाइन इन द एयर है, इन द एयर मतलब कि नॉट डिसाइडेड, नॉट डिसाइडेड येट, अनसर्टेन, मैं बता दूं, अनसर्टेन। ठीक है, अनक्लियर, नॉट डिसाइडेड, अनडिसाइडेड है ना, ये डिकोडेड लग रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, इन द एयर मतलब अभी वो हवा में ही है, हमारे तक नहीं पहुंच रहा। ठीक है, अभी फिलहाल नहीं हुआ है। एयर, एयर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नथिंग सॉलिड, है ना। अब वो सॉलिड नहीं है तो हमारे तक कैसे पहुंचेगा? क्या एयर हम हाथ में पकड़ सकते हैं? मतलब ऑब्वियसली हम पकड़ रहे हैं लेकिन हमें दिख नहीं रहा, फ्लोट ही कर रहा है वो। तो इन द एयर मतलब कोई सॉलिड डिसीजन अभी तक नहीं है। जब चीज़ हवा में हो तो यानी कि वो पक्की नहीं होती है। मान लो कि टिकट्स आपने बुक, मतलब टिकट्स बुक नहीं हुए, है ना
लीव्स अप्रूव नहीं हुई आपकी, जो आपने ऑफिस में या कहीं भी इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप काम करते हो, ऑफिस वगैरह में आपने लीव डाला हुआ है, वो अप्रूव नहीं हुआ, बजट भी क्लियर नहीं है, तो आप बोलते हो ना यार लंदन का प्लान अभी इन द एयर है, ना टिकट्स बुक हुई हैं, ना छुट्टियों के लिए अप्रूवल मिल रहा है, ना बजट क्लियर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लंदन का प्लान अभी इन द एयर है, मतलब शायद होगा, शायद नहीं होगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, इसको ये 2015 का क्वेश्चन है। और क्या बोल सकते हो, द वेडिंग डेट इज स्टिल इन द एयर यार, या फिर नथिंग इज फाइनल, द प्लान इज इन द एयर, आवर एग्जाम शेड्यूल इज इन द एयर ड्यू टू इलेक्शंस। ठीक है, ये ऐसा बहुत हो रहा था, बट अभी तो चलो सब कुछ क्लियर है, इन द एयर तो नहीं है कुछ चीज़ें अभी तक। ओके, 109th क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई एफर्ट्स एट पास्ट कंट्रोल वेंट इन वेन, आई हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ये हमने किया है शायद से, नहीं किया ना, वो कुछ और इसी से रिलेटेड कुछ किया है। तो जो माई एफर्ट्स एट पास्ट कंट्रोल वेंट इन वेन यार, अब मुझे वापस से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे जो है वापस से सब कुछ प्लान दोबारा करना पड़ेगा, प्लान इट ऑल ओवर अगेन। जो मैंने इतना प्लानिंग किया था, मेहनत किया था, मेरे एफर्ट्स थे, वो सब जो है वो वेंट इन वेन, वो ख़राब हो गए, नहीं अच्छा गया, फ्लॉप हो गया। अब मुझे फिर से ड्राइंग बोर्ड के पास जाना पड़ेगा, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे फिर से प्लानिंग करनी पड़ेगी, स्टार्ट अगेन फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज द फर्स्ट प्लान फेल्ड, मतलब पहला वाला प्लान फ्लॉप हो गया, अब नया प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड से आप क्या सेंस लगा सकते हो, ड्राइंग बोर्ड से कि जहाँ पे आइडियाज़ हम डिज़ाइन करते हैं, और गो बैक को तो मतलब आप वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे हो, है ना, यानी रीप्लान फ्रॉम स्केच। ठीक है, तो इसके लिए हम और क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक द प्रोजेक्ट फेल्ड सो वी वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इफ दिस strategy doesn't work we will go back to the drawing board, the company went back to the drawing board after customer complaints। ठीक है, यस। 110th क्वेश्चन क्या है, बेसिकली इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10th, शी इज़ अ पर्सन हु पुल्स नो पंचेस, पुल्स नो पंचेस, इसका क्या मतलब है, वो एक ऐसी इंसान है जो कोई भी पंचेस नहीं पुल करती है, मतलब कि वो फ्रैंकली स्पीक नहीं करती है, मतलब ओके स्पीक्स फ्रैंकली, ओके पुल नो पंचेस, मतलब कि देखिए ये बात करेंगे, पुल्स नो पंचेस इसका क्या मतलब हुआ, स्पीक्स फ्रैंकली, मतलब वो एक ऐसी लड़की है जो कि फ्रैंकली बोल पाती है, यानी कि वो ओपनली ऑनेस्टली डायरेक्टली बोलती है, बिना सच को छुपाए, है ना, जो दिल में होता है वो सीधा बोल देती है, तो यानी कि वो एक ऐसी इंसान है। पंच मतलब क्या होता है, पंच मतलब हिट होता है ना, पुल पंचेस को आप, पुल पंचेस ये एक बॉक्सिंग टर्म है, यानी कि पुल पंचेस का मतलब होता है एक बॉक्सिंग टर्म है जिसका मतलब होता है हिट सॉफ्टली, मतलब प्यार से मारना, एंड पुल नो पंचेस हो गया, यानी कि नो सॉफ्ट टॉक, होता है ना कि हम बस प्यारी प्यारी बातें ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, मतलब हाँ अंदर में कुछ और है, बाहर से बस सॉफ्ट टॉक कर रहे हैं, तो वो नहीं है, नो पंचेस, पुल नो पंचेस, फुल फोर्स ट्रूथ, मतलब बात घुमा फिरा के नहीं, सीधा बोलना, है ना। मान लो कि आप स्टाफ मीटिंग में है ना, सब लोग शुगर कोट कर रहे हैं, पर एक कलीग बोलता है, क्या बोलती है कि प्रोजेक्ट वीक है, डेडलाइन मिस हो रही है, एंड लोग क्या बोलेंगे, यार ये तो बिल्कुल पुल नो पंचेस करती है, यानी कि वो बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं है, डायरेक्ट जो सच बात है भाई वो बोल देती है। ठीक है, तो ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, द टीचर पुल्ड नो पंचेस वाइल गिविंग फीडबैक, शी पुल्स नो पंचेस व्हेन इट कम्स टू ऑनेस्टी। ठीक है, जब ऑनेस्टी पे बात आती है तो वो डायरेक्ट बोलती है, फ्रैंकली बात बोलती है। जर्नलिस्ट पुल्ड नो पंचेस इन हर रिपोर्ट, वरना तो रिपोर्ट में बहुत शुगर कोटिंग होती है ना। ओके, हमारा 11th क्वेश्चन है, वी शुड बरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स। बरी द हैचेट, इस अंडरलाइन वर्ड का क्या मतलब है, नॉट वर्ड आइडियम का, तो इसका मतलब है टू मेक पीस, मतलब यार हमें अब पीस की तरफ बढ़ना चाहिए और वापस से दोस्ती कर लेनी चाहिए, मतलब यार लड़ाई झगड़ा ख़त्म करो, दोस्ती कर लेते हैं, है ना, लेट्स, मतलब बेसिकली बरी द हैच का मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, बरी द हैच इसका मतलब होता है टू एंड क्वेरल, क्वेरल मतलब हम सब जानते हैं, क्वेरल मतलब कि झगड़ा, एंड मेक पीस। ठीक है, झगड़ा ख़त्म करना और शांति की तरफ प्रस्ताव बढ़ाते हैं। हैचेट बेसिकली, अगर मैं हैचेट की बात करूँ, ये हैचेट क्या है, हैचेट एक स्मॉल वेपन है, स्मॉल एक्स जानते हो ना, कुल्हाड़ी जैसा जो होता है छोटा सा, और बुरी मतलब बरी करना, यानी कि अंडरग्राउंड में डालना, यानी कि वेपन्स को, हैचेट को बरी करना, वो बोलते हैं ना अपने हाथ ऊपर करो और जो भी आपके पास हथियार है वो सब नीचे रखो, ये बेसिकली आप, हैचेट एक हथियार है, उसको आप बरी कर रहे हो, ग्राउंड के अंदर दफना रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ कि अब नो मोर फाइट,
है ना, अपने विपन से आपने गिरा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हम शांति की तरफ जा रहे हैं। समझ आ गया? अगर आपको हैचेट का मतलब पड़ा है, अब इस सेंटेंस का मतलब आपको पता है कि हम हथियार को, जो कि एक स्मॉल एक्स होता है, उसको बरी कर रहे हैं, ज़मीन में दफन दे रहे हैं, यानी कि हम पीस की तरफ बढ़े, हम लड़ाई रोकने की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके इसके कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो, आफ्टर इयर्स ऑफ राइवलरी दे डिसाइडेड टू बरी द हैचेट, लेट्स बरी द हैचेट एंड वर्क टुगेदर, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन स्पाइट ऑफ द इमेंस प्रेशर exerted by the militants, the government has decided not to give in. Decided not to give in. क्या उन्होंने डिसाइड किया, give in. Not to give in मतलब not to yield मतलब not to surrender। भले ही इमेंस प्रेशर मिलिटेंट्स के द्वारा एग्जर्ट हो रहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो गिव इन नहीं करेंगी, यानी कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गिव इन मतलब होता है सरेंडर, और इसमें क्योंकि नॉट टू लिखा है यानी कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, ठीक है। सरेंडर को ही हम यील्ड बोलते हैं, तो इसका आंसर यील्ड हो जाएगा। टू स्टॉप रेजिस्टिंग प्रेशर यानी प्रेशर के आगे झुक जाना, गिव इन मतलब, और नॉट टू यानी कि प्रेशर के आगे नहीं झुकना, ठीक है। तो शी रिफ्यूज टू गिव इन टू पीयर प्रेशर, द सोल्जर्स डिड नॉट गिव इन डिस्पाइट हेवी अटैक, ठीक है। 13th क्वेश्चन है, ये सारे DSSB वाले हैं, अब PYQ है। और अगर आपको समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट समझ आ रहा है आइडियम्स एंड फ्रेजेस, तो फिर वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स करके बताना अगर आपको कैसा लग रहा है या आप कुछ चेंजेस चाहते हो, और बाकी सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। अच्छा इससे पहले इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था व्हील से रिलेटेड, क्या था वो, लास्ट वीडियो में ही किया था वो मुझे लगता है हमेशा याद रहना चाहिए, जिस तरह से बताया था, अ फ्लाई इन द व्हील, है ना, याद आया। हाँ उसका क्या मतलब होता है कमेंट में बताना ज़रा, फ्लाई इन द व्हील का मतलब क्या होता है। तो जिन्होंने वीडियो देखी है वो बता पाएंगे, और वैसे भी जिन्हें पता है वो भी बता दे। ओके अब इसका मतलब क्या है, पुट अ स्पोक इन माई व्हील। देखो इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिएट एन ऑब्स्टिकल, ठीक है, टू हिंडर, टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। मैं किसी के व्हील के आगे कुछ डाल दे रहा हूँ या डाल दे रही हूँ, सो दैट रुकावट आए उसके काम में, ठीक है, वो टाइम पे ना पहुँच पाए। फिल्मों में देखा है ना, हम ऐसे ही करते हैं, देखा होगा कभी कभी। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इस पूरे का मतलब क्या होता है, टू क्रिएट एन ऑब्स्टिकल या फिर हिंडर, टू हिंडर, है ना, काम में टांग अड़ाना, ठीक है। यहाँ पर स्पोक का मतलब क्या है, स्पोक, स्पोक का मतलब वो स्पीक स्पोक वाला नहीं है, यहाँ पर आप स्पोक को किस तरह से लोगे, ये व्हील के डंडे को बोलते हैं, ठीक है, व्हील के डंडे को बोलते हैं, व्हील के, और व्हील मतलब तो मूवमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब आप प्रोग्रेस के आगे एक व्हील का डंडा डाल दे रहे हो, है ना। मतलब अगर व्हील में स्पोक फंस जाएगा तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, इसलिए प्रोग्रेस रुकवा देना, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना। तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी था, प्रेजेंटेशन के दिन कोई बोल देता है फाइल अप्रूव नहीं हुई है, ठीक है, तो तुम क्या कहते हो, यार इसने तो मेरे काम में स्पोक डाल दी व्हील में, है ना, मतलब प्लान चल रहा था पर किसी ने बिगाड़ दिया। हिज सडन कंप्लेंट, पुट अ स्पोक इन आवर प्लान, ठीक है, डोंट पुट अ स्पोक इन माई व्हील व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग वेल। हम अपने दुश्मनों से नहीं बोलते हैं ऐसे, वो दिखाता है फिल्मों वगैरह में, सीरियल्स में, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम मेरे काम में टांग मत अड़ा देना गलती से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके तो हाँ इसका आंसर तो मैं बता ही नहीं, हाँ तो इसका आंसर क्या है, प्रोग्रेस रोक देना, वो तो है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा तो कुछ नहीं दिया ना, तो इसका मतलब है थ्वार्टेड इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इसका मतलब यही होता है, थ्वार्टेड इन दी एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, मतलब प्लान के एग्जीक्यूशन में रुकावट खड़ा करना, पैदा करना।
डिस्ट्रॉयड द प्लान नहीं होगा, यहाँ पे आप पूरी तरह से प्लान को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो, है ना, आप बस रुकावट क्रिएट कर रहे हो। हेल्प इन द नहीं होगा, ट्राई टू कॉज एन इंसिडेंट ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ही हैज लॉट ऑफ मनी येट ऑल हिज प्लान्स आर बिल्ट अपॉन सैंड। क्या बोल रहा है कि उसके, हालांकि उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी उसके जितने भी प्लान्स हैं ना, आर बिल्ट अपॉन सैंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, चलो पहले ये समझते हैं, आंसर तो आपको दिख ही गया होगा। आंसर है इसका, सॉरी, एस्टैब्लिश्ड ऑन इनसिक्योर फाउंडेशंस, बिल्ट अपॉन सैंड। इसका क्या मतलब है? बिल्ट अपॉन सैंड मतलब बेस्ड ऑन समथिंग वीक। अब यार सैंड आपने देखा है ना, आप सैंड से बना के देखो कुछ घर वर, बनेगा क्या? वो गिर जाएगा, गिर जाएगा। तो यानी कि ये इसका मतलब होता है वो समथिंग जो कि वीक हो, अनसेफ हो, है ना, रिस्की हो, अनरिलायबल हो। अनरिलायबल सबसे बेस्ट है इसके लिए वर्ड, अनरिलायबल। जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे नहीं हो, उसके पास पैसे बहुत है लेकिन फिर भी उसके सारे प्लान्स जो है वो वीक होते हैं, अनसेफ होते हैं, अनरिलायबल होते हैं। ठीक है, आसानी से स्लिप कर जाएगा ना। अगर आप बिल्डिंग सैंड पर बनाओगे तो वो बनेगी क्या? नहीं, कभी भी वो गिर सकती है, वो अनरिलायबल है, वीक फाउंडेशन रहेगा। वैसे ही अनस्टेबल कोई मतलब बंदा बिना प्लानिंग के बिजनेस स्टार्ट कर देता है, उसके पास ना रिसर्च है ना एक्सपीरियंस है, बस पैसे ही पैसे हैं। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं कि पैसे तो है पर प्लान ना, प्लान जो है वो रेत पर बना है, प्लान जो है वो बिल्ट अपॉन सैंड है। ठीक है, हिज सक्सेस वॉज बिल्ट अपॉन सैंड एंड डिडंट लास्ट लॉन्ग, ज़्यादा दिन नहीं चला उसका सक्सेस। अ रिलेशनशिप बिल्ड अपॉन सैंड कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, प्लान्स बिल्ड अपॉन सैंड ऑफन कोलैप्स क्विकली। ठीक है, क्लियर है? ये आपका 2013 में स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अपने 15th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा 15th क्वेश्चन? द अथॉरिटीज took him to task for this negligence. The authorities took him to task for this negligence. तो इसका आंसर है reprimanded him। ठीक है, अथॉरिटीज़ ने उसको जो है रेप्रीमेंड कर लिया उसके नेग्लिजेंस की वजह से। मतलब टुक हिम टू टास्क, यहाँ पर आपका रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब है क्रिटिसाइज किया या फिर रेप्रीमेंड कर लेना, यानी डांट लगाना, क्रिटिसाइज करना, स्कोल्ड करना। क्रिटिसाइज करना, ठीक है, गलती पर डांट लगाना। ठीक है, ऑफिस में मान लो एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय ने काम गलत कर दिया, बॉस ने बुला के क्या कहा, ये नेग्लिजेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तुमने क्या किया, इतना नेग्लेक्ट कैसे, तुम इतना कैसे तुमने इस चीज़ को, इतने इंपॉर्टेंट फाइल को नेग्लेक्ट कर दिया। तो बाकी लोग क्या करते हैं कि बॉस ने उसे क्या कर दिया, बॉस ने उसे टेक टू टास्क कर दिया, टुक हिम टू टास्क, है ना, यानी कि बॉस ने उसे डांट लगा दी, रेप्रीमेंड कर दिया। द टीचर टुक द स्टूडेंट टू टास्क फॉर कमिंग लेट। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, टुक हिम टू टास्क मतलब आप जैसे स्कूल में होता था कि जब आप लेट आ रहे हो, स्कूल में असेंबली के बाद आ रहे हो या लेट आ रहे हो, तो आपको टास्क में लगा दिया जाता था, आपको टास्क दे दिया जाता था, क्या, ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ, ग्राउंड की सारी गंदगी साफ करके आओ, है ना। तो आप, टीचर ने आपको टास्क दे दिया, तो यानी कि आपको ये क्या है, वो पनिशमेंट की तरह स्कोल्ड किया, डाटा क्रिटिसाइज किया, इस तरह से याद कर लेना। 2013 में स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ सवाल है। 2016 बोल रही हूँ, 16th क्वेश्चन क्या है? टू बी ऑन वंस टोज, ये बहुत कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट है कॉमन। टू बी ऑन वंस, टू बी ऑन वंस टोज का मतलब है कि टू बी एक्टिव, यानी कि आप जो है अलर्ट हो। ठीक है, वैसे आप नॉर्मली चलते हो, वैसे आप नॉर्मली चलते हो, है ना, एक एक टो पे तो अपने नहीं चलते हो ना, लेकिन जब आप अलर्ट रहोगे, एक्टिव रहोगे, रेडी टू एक्ट रहोगे, तब आप जो है एक टोज पे चलोगे। हमेशा सतर्क रहना, टोज बैलेंस का पॉइंट होता है। जब हम टोज पर खड़े होते हैं तो बॉडी हमारी अलर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा बैलेंस के लिए हमें बैलेंस, अगर हम नॉर्मली चल रहे हैं तो वो बैलेंस है अपने आप ही है ना, लेकिन जब हम अपने एक टोज पे चलते हैं
तो हमारा माइंड जो मतलब हमारा बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए जब हम एक टोज़ पे चलेंगे तो ब्रेन को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बॉडी अलर्ट हो जाती है कि इसका बैलेंस बना के रख भाई, एक टोज़ पे चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब बोलते नहीं है, मतलब ऐसा सोच लो। ऑन टोज़ मतलब कि बहुत अटेंटिव है, एक्टिव है। मान लो एग्जाम हॉल में इन्विजिलेटर आते जाते रहता है, स्टूडेंट्स बिल्कुल अलर्ट हो गए, तो टीचर क्या बोलता है, स्टे ऑन योर टोज ड्यूरिंग द एग्जाम्स, है ना। टीचर्स नीड टू बी ऑन देयर टोज इन द क्लासरूम, द कंपटीशन कीप्स द प्लेयर्स ऑन देयर टोज, बी ऑन योर टोज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, है ना। तो ये आपका ये हो गया, ये स्टेनोग्राफर में आया हुआ सवाल है ग्रेड 3 परीक्षा में। और नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ही गॉट इन टू सीरियस ट्रबल व्हेन द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट। ही गॉट इनटू सीरियस ट्रबल में वो आ गया जब कोर्ट ने उसके बिजनेस एग्रीमेंट को डिक्लेयर किया, तो वो सीरियस ट्रबल में आ गया। इसका क्या मतलब है, ऑल एंड सन्ड्री, इन ब्लैक एंड वाइट, अ हार्ड नट टू क्रैक, नल एंड वॉइड। तो इसका आंसर है, जस्ट मिनट, देखो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा मुझे लग ही रहा था कि ये जो है क्या किया, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए कि वो सीरियस ट्रबल में आ गया जब कोर्ट ने उसके बिजनेस एग्रीमेंट को डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया भाई, कुछ तो बताओ। ये सेंटेंस मुझे मेरे हिसाब से ये आधा है, तो यहाँ पर आपको शायद बताना होगा कि वो सीरियस ट्रबल में कब आएगा, जब उसके बिजनेस एग्रीमेंट को वो वैलिड नहीं बताएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर नल एंड वॉइड आना चाहिए, ठीक है, नल एंड वॉइड। मतलब उसके बिजनेस को गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट ने उसके बिजनेस को जीरो इनवैलिड बताया, ठीक है, कंप्लीटली इनवैलिड लीगली। अब मतलब कंप्लीटली इनवैलिड बता दिया, मतलब कोर्ट ने बोला यानी लीगली। अब वो लीगल तरीकों से उसके बिजनेस एग्रीमेंट को इनवैलिड पूरी तरह से बता दिया, तो अब उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अ हार्ड नट टू क्रैक नहीं होगा, क्योंकि ये तो हार्ड नट टू क्रैक मतलब कि बहुत मुश्किल वाली प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब बहुत मुश्किल वाली प्रॉब्लम है। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तब यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, नल एंड वॉइड। इसमें बस यही है ना कि डिक्लेयर्ड हिज बिजनेस एग्रीमेंट, पर क्या डिक्लेयर किया उसके बिजनेस एग्रीमेंट को, जब नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया उसके बिजनेस एग्रीमेंट को तभी तो वो सीरियस ट्रबल में आएगा ना। तो मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। ऑल एंड सन्ड्री, इसका मतलब होता है एवरीवन, प्रत्येक। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब जो क्लियरली लिखा हो, रिटर्न, राइटिंग और प्रिंट में। ये बता दिया हैविंग नो फोर्स, और ये हार्ड नट टू क्रैक मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि लॉ के द्वारा जब कैंसिल कर दिया गया उसके बिजनेस को, तब वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में आ गया। अब हमारा एक ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये ग्रेड 4 परीक्षा में आया हुआ है, अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका क्या मतलब है। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, और रिवॉर्ड, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, या अ डिलेमा, या फिर अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, तो इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। हाँ हाँ, अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब क्या हो गया आपका, एक अनप्लीजेंट सिचुएशन। अब इसका एक मिनट, तो यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो, हॉर्नेट एक एग्रेसिव वैस्प होता है, ठीक है। आप जैसे बी होती है ना, बी होती है, तो वैसे ही, बट ये थोड़ी सी एग्रेसिव वैस्प होता है। मैं डायरेक्ट वैस्प भी लिख रही हूँ, ठीक है, वो जो मधुमक्खी जैसी होती है। और नेस्ट तो उनका घोंसला, तो ऑब्वियसली उनके घोंसले में जाओगे तो वो क्या एक अच्छी सिचुएशन होगी, नहीं। मतलब अगर आप उनके घोंसले को छेड़ दोगे, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, बट ये हॉर्नेट नेस्ट है, तो सारी हॉर्नेट्स अटैक कर देंगी, इसलिए एक ट्रबल जोन है ना, हम बोल सकते हैं ट्रबल सिचुएशन, ट्रबल, क्या लिख रही हूँ मैं, ट्रबल जोन, ठीक है। मान लो कि ऑफिस में एक सेंसिटिव इशू है, कोई एम्प्लॉय उस टॉपिक को मीटिंग में उठा देता है, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, बॉस क्या बोलता है, यू आर स्टिर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है, यानी तुमने बेवजह बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट कर दिया। तो हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब एक डेंजरस, ट्रबलसम और हाईली अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है, जो कि स्पेशली वन जो कि लॉट ऑफ एंगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है अगर हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। टॉकिंग अबाउट सैलरी कट्स is like steering a hornet's nest. He walked into a hornet's nest by criticizing the policy. अगर अब आपको hornet का मतलब पता है और nest का मतलब तो घोंसला होता है, तो हम सभी मतलब एक आइडिया लगा पाएंगे कि क्या हो सकता है आंसर, है ना। वैस्प होता है एक, जो एक एग्रेसिव वैस्प है, लेकिन यहाँ पर जो मधुमक्खी जैसा मान लो, उसके छत्ते को आप हिला दोगे, डिस्टर्ब करोगे, तो वो एक अनप्लीजेंट सिचुएशन होगी। चलो
ओके, 119th क्वेश्चन है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब, ये हम कर चुके हैं, पिछले वीडियो में ही हमने किया था। ये जिसमें ना सेंटेंस दिया हुआ था कि टीचर के पास एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है अगर है गिफ्ट ऑफ द गैप, ऐसा करके कुछ था ना पिछले वीडियो में। तो ये भी आपका रिवीजन हो गया। तो इसका क्या मतलब है? फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, है ना। इस पर हमने बात की थी कि जो इंसान अच्छा है, मतलब जो इंसान के पास, किसी के पास अच्छा नहीं, मतलब किसी के पास एक अच्छी एबिलिटी हो कि वो फ्लुएंटली बोल पा रहा है, परसुएसिवली कन्विंस करते हुए बोल पा रहा है, तो एक नेचुरल गिफ्ट है। गिफ्ट यहाँ पर नेचुरल टैलेंट है, और गैप मतलब होता है बात करना, टॉकिंग। तो इसका मतलब हो गया फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। चलो इसका मैंने एग्जाम्पल बता दिया था, बट फिर मैं फिर से अगर बता दूँ एक दो फिर से। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैप एंड ईजली कन्विंसेस क्लाइंट्स, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 120th। एक मिनट, कितना वीडियो हो गया? ओके। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या है? टू रेडी टू फेस डेंजर, टू बी बिटर एनिमीज, टू थ्रीटन समवन, टू बी वॉर रेडी। तो इसका आंसर है टू बी बिटर एनिमीज, टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। देखो डैगर्स भी एक विपन को ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डैगर्स ये एक विपन को डोनेट कर रहा है, मतलब डिनोट कर रहा है। छुरी, डैगर्स हम किसको बोलते हैं? छुरी को। और ड्रॉन मतलब रेडी टू यूज, आप छुरी जा रहे हो यूज करने। टू बी बिटर एनिमीज यानी कि इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी या एनमिटी, यानी एक दूसरे के खिलाफ पूरी तरह से दुश्मनी। इमेजिन दो लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं डैगर्स निकाल के, डैगर्स मतलब छुरी निकाल के एक दूसरे के सामने खड़े हैं, यानी कि बहुत एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट, पूरी दुश्मनी। दो नेबर्स के बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है मान लो, है ना। तो हर आर्ग्यूमेंट में दोनों भड़का रहे हैं एक दूसरे को। लोग क्या बोलते हैं? यार ये लोग तो एट डैगर्स ड्रॉन है ना, ये लोग तो एट डैगर्स ड्रॉन है, यानी कि पूरी तरह से दुश्मनी है इनके बीच में। तो इसका आंसर होगा टू बी बिटर एनिमीज, ठीक है। बहुत ज़्यादा, बहुत कड़वे एनिमीज है। एनिमीज का मतलब वैसे ही कड़वाहट होती है उनमें, एनिमीज है तो, बट वो बिटर एनिमीज है, ठीक है। एट दी डैगर्स, डैगर्स मतलब अब समझ में आ गया, डैगर्स मतलब छुरी। तो हम छुरी निकाल के खड़े हैं, यानी कि हमारे एनिमीज के सामने हम छुरी निकाल के खड़े होते हैं। द टू फैमिलीज हैज बीन एट डैगर्स ड्रॉन फॉर डिकेड्स, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स वर एट डैगर्स ड्रॉन ओवर द न्यू पॉलिसी को लेकर के। ये आपका 2017 में, तो देख रहे हो आप, ये ये ग्रेड 2 टायर 1 पेपर में आया हुआ है। यानी ये टीचिंग नॉन टीचिंग आपको ये सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। चलो हम देखते हैं, शायद 5 क्वेश्चन और कर ले, क्योंकि 20 क्वेश्चन हो गया है अभी तक। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी करना। हम ऐसे ही और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी डील करेंगे। जीके के भी मैराथन जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल के साथ कनेक्टेड रहना, ठीक है। विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प, इसका क्या मतलब है? विल ओ द विस्प मतलब समथिंग दैट इज मिस्टीरियस, ठीक है। जो मिस्टीरियस हो, मिसलीडिंग हो, ठीक है। इम्पॉसिबल टू कैच, अचीव, मतलब जैसे हवा का जादू होता है ना, दिखाई देता है पर पकड़ नहीं सकते हम हवा को, हवा के जादू को, कि वो जादू तो दिख रहा है बट हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। आई डोंट नो मैंने क्या बोला सॉरी इस वाहियात एग्जाम्पल के लिए। मतलब लोग उस रोशनी का पीछा करते हैं पर वो हमेशा भटक जाते हैं, मतलब एल्यूसिव डिसेप्टिव। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, एल्यूसिव और डिसेप्टिव। आई नो ये थोड़ा सा हार्ड है, एल्यूसिव एंड डिसेप्टिव। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तो ही आप कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चंस में। यानी कि ट्रिकी, डिसेप्टिव यानी कि मिस्टीरियस, मिसलीडिंग, ट्रिकी, इम्पॉसिबल टू कैच, है ना। मान लो कि आप जो है जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपनी बार बार प्रॉमिस देती है लेकिन कभी रिप्लाई नहीं आता है, तो तुम क्या बोलते हो? यार ये जॉब तो विल ओ दी विस्प है, विल ओ दी विस्प है, ये जॉब तो विल ओ दी विस्प है, यानी कभी हाथ नहीं लगती है, मिसलीडिंग सिचुएशन है, ठीक है। सक्सेस सीम्ड लाइक, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो आप हमेशा अपने लाइफ से भी रिलेट कर पाओगे। मतलब ये एक लर्निंग ही है कि क्या सक्सेस सीम्ड लाइक अ विल ओ दी विस्प फॉर हिम, नॉट फॉर हिम, सभी के लिए सक्सेस जो है वो विल ओ दी विस्प की तरह है, इतनी आसानी से नहीं मिलती, इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आती सक्सेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
टू गिव अप द घोस्ट, टू गिव अप द घोस्ट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू डाई, टू गिव अप द घोस्ट। टू फ्राइटन समवन नहीं होगा, टू बी सीवियरली फ्राइटेंड ये भी नहीं होगा, टू एक्ट सस्पिशियसली नहीं। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब मर जाना, मतलब मतलब वो आप फंक्शनिंग करना परमानेंटली बंद कर देते, सॉरी। टू गिव अप द घोस्ट, घोस्ट मतलब आत्मा, सोल हम बोल सकते हैं। गिव अप मतलब लेट गो, हम अपनी आत्मा को जाने दे रहे हैं, और वो हमारा आत्मा हमारे अंदर से कब निकलेगा? जब हम मर जाएंगे, है ना, यानी स्पिरिट को रिलीज कर देना, इस तरह से आप समझ सकते हो कि घोस्ट को आपने गिव अप कर दिया। गिव अप मतलब यहाँ पर क्या है? टू लेट गो, ठीक है। तो आप घोस्ट को, अपने स्पिरिट को, अपने अंदर की घोस्ट को, स्पिरिट को, साउल को, सोल को लेट गो, जाने दे रहे हो। कब जाने दोगे? जब आपकी डेथ हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब हमारी डेथ के बाद ही तो ये चीज़ होगा ना, जब हम खत्म हो जाएंगे। बट ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी के लिए जैसे कि पुराना टीवी या कार का इंजन खराब हो गया, तो तुम क्या बोलोगे? यार इंजन ने तो गिव अप द घोस्ट कर दिया, है ना। अगर हम लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहते हैं तो द ओल्ड मैन गेव अप द घोस्ट पीसफुली, ठीक है, मतलब उनकी डेथ हो गई, जो बूढ़े इंसान थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ इलनेस ही गेव अप द घोस्ट, ठीक है, वो बहुत सालों से बीमार था, ही गेव अप द घोस्ट। द ओल्ड प्रिंटर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ह्यूमंस के लिए, आप इसको अगर कोई चीज़, जैसे मैंने बताया, इसका मतलब सिर्फ टू डाई, मतलब डाई होता है, लेकिन और क्या होता है? टू स्टॉप फंक्शनिंग, वो काम परमानेंटली का फंक्शनिंग करना बंद कर दे। द ओल्ड प्रिंटर हैज़ गिवन अप द घोस्ट, ये भी बोल सकते हैं। चलो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब आइडियम्स इन दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें से कौन सा सही है, हमें वो बताना है। क्या है, जरा एक बार ऑप्शंस पढ़ लें। सॉरी, आवाज़ तो नहीं आ रहा ना, वो मिक्स ही चल रहा है। आई हैव अ रो टू पिक विद अशोक, आई हैव अ टास्क टू पिक विद अशोक, आई हैव अ बोन टू पिक विद अशोक, आई हैव अ फाइटिंग टू पिक विद अशोक। तो इसका सही आंसर है आई हैव अ बोन। आई हैव अ बोन होता है, ठीक है, यानी कि आई हैव अ बोन टू पिक विद समवन। ये तो अशोक एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया ना। तो इसका क्या मतलब है? टू हैव अ ग्रीवियंस या कंप्लेंट विद समवन। बोन यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट मान लो, मतलब कि यहाँ पर बोन से क्या मतलब है? समथिंग टू फाइट ओवर, जिसको लेकर के हम लड़ सकते हैं। पिक मतलब हैंडल, डील करना। सो बोन टू पिक मतलब इशू टू डिस्कस, प्रॉब्लम टू कन्फ्रंट। मतलब मान लो अशोक ने तुम्हारा बुक ले लिया और वापस नहीं किया, तो तुम क्या बोलते हो? आई हैव अ बोन टू पिक विद यू अशोक, ठीक है, आई हैव अ बोन टू पिक विद यू अशोक, यानी कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे एक शिकायत है, ठीक है, तुमसे एक प्रॉब्लम कन्फ्रंट करनी है, एक बात है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कंप्लेंट कर रहे हो ना। तो आई हैव अ बोन टू पिक, मतलब मेरे पास एक टॉपिक है, एक डिस्प्यूट है, जिस मतलब एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है जिसको मैं उठा रही हूँ, और उसको मैं मतलब अशोक से बात करना चाहती हूँ। समझ आ रहा है? आई हैव अ बोन टू पिक विद यू अबाउट यस्टरडेज मीटिंग को लेकर के मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई हैव अ, मतलब यहाँ पे नॉर्मल बात करनी नहीं है। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम, हम कुछ बहुत टाइम से खटक रहा है, हम उसे शेयर करना चाहते हैं, हम कंप्लेन करना चाहते हैं, उस सेंस में हम बोलते हैं ना कि यार मुझे उसके बारे में तुमसे बात करनी है कुछ, यानी कि हम तुमसे जो है कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, डायरेक्टली ना बोल के हम ऐसे बोलते हैं। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव अ बोन टू पिक विद यू अबाउट यस्टरडेज मीटिंग, कैन यू प्लीज कम हियर, कैन यू प्लीज कम फॉर अ वाइल। शी हैज़ अ बोन टू पिक विद हर कलीग ओवर द रिपोर्ट को लेकर के, है ना। वी ऑल हैव अ बोन टू पिक विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डिलीज, है ना। चलो, अब ये हमारा 124th क्वेश्चन है। क्या है ये, ज़रा देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, he regretted all that that they had to his mother in the wink of any eye। क्या बोल रहा है ये? He regretted all that he had said to his mother when the iron was hot. He regretted all that he had said to his mother while the sun shone. He regretted all that he had said to his mother in the heat of the moment। तो यस, इसका आंसर जो है वो मेरे डी ही होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, डी। तो डी, he regretted all that he had in the heat of the moment, ठीक है, मतलब उसने गुस्से में जो भी कुछ कहा अपनी मम्मी को, अब उसे जो है रिग्रेट हो रहा है। मतलब जो उसने इन दी हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब उस टाइम वो गुस्से में था, मतलब उसने इम्पल्सिवली कोई चीज़ कर दी, या फिर इम्पल्सिवली कुछ बहुत कुछ कह दिया बिना सोचे, है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन, चाहे वो बहुत ज़्यादा रो रहा हो या बहुत ज़्यादा, मतलब कैसे भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो, गुस्से में हो, तो गुस्से इमोशन में कुछ बोल दिया और बाद में हम पछता रहे हैं, बाद में हम जो है
रिग्रेट कर रहा है, हम नहीं, ये रिग्रेट कर रहा है ये बच्चा। जैसे हमारे साथ भी होता है ना, गुस्से में बोल देते हैं एंड बाद में हमें रिग्रेट होता है। तो हम उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना? मान लो कि घर में आर्ग्यूमेंट हो रहा है और हमने गुस्से में बहुत कुछ अपनी मम्मी को बोल दिया कि मेरे से बात मत करना, और बाद में क्या सोचे, यार आई सेड दैट इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ठीक है, तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, अगर मैं बताऊं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ही इंसल्टेड हर इन द हीट ऑफ द मोमेंट एंड लेटर apologized. I don't make decisions in the heat of the moment. They quarreled in the heat of the moment but reconciled later. जस्ट अ मिनट, आवाज़ आ रही है क्या ज़्यादा? नहीं, ठीक है। तो ये आज का हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, या देखते हैं थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन चलो और कर ही लेते हैं, 130 तक कर लेते हैं। 125th क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन ए, मिस्टर गुप्ता हैज़ डिसाइडेड टू हैंड आउट हिज पेपर। Mr. Gupta has decided to hand in his papers. Mr. Gupta has decided to hand over his paper. Mr. Gupta has decided to hand away his papers. तो इसका आंसर, एक मिनट, टू हैंड इन हिज पेपर, तो इसका आंसर इसमें क्या दिया है? टू हैंड ओवर हिज पेपर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, मिस्टर गुप्ता हैज डिसाइडेड टू हैंड ओवर हिज पेपर्स। चलो, हैंड ओवर मतलब कि यार ये चीज़ हैंड ओवर कर दोगे, है ना? मतलब ये चीज़ मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू हैंड ओवर कर दिया, है ना? मतलब टू गिव समथिंग समबडी ऑफिशियली और फॉर्मली टू अनदर पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई शैल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून। आई शैल रिंग हिम टुमारो इन द आफ्टरनून, तो इसका मतलब क्या है? रिंग हिम अप, ये भी ग्रेड 2 में आया हुआ सवाल है, 2017 में। क्या कह रहे हैं? रिंग हिम अप का मतलब क्या होता है? रिंग समवन अप, है ना? इसका मतलब टू कॉल समवन ऑन दी फोन। आई रिंग हिम, तो ईजी है। अब ये वो वाला रिंग है जो आप हाथ में पहनते हो, रिंग, फोन वाला रिंग है। यहाँ पर आपको क्या किस तरह से देखना है? फोन वाला रिंग। तो रिंग हिम का मतलब टू कॉल समवन, फोन पे कॉल करते हो ना, टू कॉल समवन ऑन दी फोन। एक तो होता है बुलाना, बट ये फ़ोन पे कॉल वाला, फ़ोन के थ्रू कॉल करने वाला है, फ़ोन करना, फ़ोन लगाना, रिंग, तो है ना? तो अगर तुमने अपने फ्रेंड को कल फ़ोन करना है, ठीक है? तुम्हें अपने फ्रेंड को कल फ़ोन करना है, तो तुम क्या बोलोगे? आई शैल रिंग हिम अप टुमारो, मतलब मुझे कल उसको कॉल लगाना है, याद दिला देना, ठीक है? आई विल रिंग यू अप इन द मॉर्निंग, या इन द इवनिंग, या इन द मॉर्निंग। शी रैंग मी अप टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। रिंग हिम अप एज सून एज यू गेट द मैसेज, ठीक है? तो आप इस तरह से देख सकते हो, यानी रिंग हिम अप। 127 क्वेश्चन क्या है? When Rahul handed his homework, he forgot to give the last page. जब राहुल ने अपना होमवर्क हैंडेड किया तो फिर वो अपना लास्ट पेज देना भूल गया। जस्ट मिनट, तो यहाँ पर आंसर होगा हैंडेड इन हिज होमवर्क। मतलब यहाँ पे कुछ गलती है, तो बेसिकली इस लाइन में ये सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर गलत है तो क्या है इनमें से? तो हैंडेड हिज होमवर्क की जगह क्या आएगा? हैंडेड इन हिज होमवर्क, ठीक है? एक मिनट, हाँ, हैंडेड इन हिज होमवर्क होगा। हैंड इन, तो ये जो है इसका जो हमारा वो फ्रेज है ना, तो वो हैंड इन से बना है, हैंड इन हिज होमवर्क। हैंड इन मतलब टू सबमिट समथिंग, यूजुअली होमवर्क, असाइनमेंट या कोई ऑफिशियल पेपर हो गया, तो होमवर्क फॉर्मली टीचर को देना, ठीक है? हैंड मतलब तो हाथ से आप कुछ दे रहे हो, और इन यहाँ पर फॉर्मली हो गया, ऑफिशियली आप दे रहे हो, सबमिट ऑफिशियली। राहुल क्लासरूम में जाता है, टीचर बोलता है हैंड इन योर होमवर्क बिफोर लीविंग, है ना? जाने से पहले अपना होमवर्क मुझे देते जाना, यानी हैंड इन योर होमवर्क। पर राहुल जाता है और लास्ट पेज भूल जाता है ना? प्लीज hand in your assignments by tomorrow. Students handed in their reports on time. She handed in her resignation yesterday. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, my car broke off on my way to the office. My car broke off, तो यहाँ पे डबल ओ मतलब डबल एफ लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? ब्रोक ऑफ मतलब ब्रोक डाउन, ठीक है? मतलब इसकी जगह क्या होगा? ब्रोक ऑफ की जगह क्या होगा? ब्रोक डाउन।
या ब्रोक ऑफ नहीं होता है, क्या होगा, ब्रोक डाउन। माई कार ब्रोक डाउन ऑन माई वे टू दी ऑफिस, यानी कि वो काम करना बंद कर दिया। तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है, ओह नो माई कार ब्रोक डाउन ऑन दी वे। ठीक है, ब्रोक ऑफ नहीं बोलोगे, ब्रोक डाउन ऑन दी वे बोलोगे, या ऑन माई वे जो भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड प्रेस्ड का मतलब क्या होता है। हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है इन डिफ़िकल्टीज। हार्ड प्रेस्ड का मतलब होता है इन डिफ़िकल्टीज, मतलब आप डिफ़िकल्टीज आपको फेस हो रही हैं, आप प्रेशर में हो, आप कॉप अप करने में आपको दिक्कत आ रही है, मतलब आप मुश्किल हालत में हो, परेशानी में हो ना, उसको हम बोलते हैं हार्ड प्रेस्ड। तो फॉर एग्जांपल कोई एक बच्चा है, मान लो लेट्स से अमन, अमन के पास डेडलाइन है और काम पेंडिंग है ना, तो वो क्या बोलेगा, आई एम रियली हार्ड प्रेस्ड टू फिनिश दिस ऑन टाइम। ये हमारे साथ भी होता है ना कि आपका आदत है, डेडलाइन जब है उसी रात को हम काम करेंगे 12 बजे से पहले 1 घंटा आधा घंटा फट 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 फट, तो उस टाइम पे हम हार्ड प्रेस्ड वाली सिचुएशन में होते हैं, हम टेंशन में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, आई एम रियली हार्ड प्रेस्ड टू फिनिश दिस ऑन टाइम, मतलब काम का प्रेशर और मुश्किल सिचुएशन है ना। शी वॉज हार्ड प्रेस्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन, है ना। चलो ये ही हम आज का आखिरी क्वेश्चन रखते हैं। टू पुल स्ट्रिंग्स, इसका मतलब क्या है। टू पुल स्ट्रिंग्स, to state something, to kill someone, to exert hidden influence, to prevent something. So to exert hidden influence, yes, to use the power or influence one has over others. To pull strings का मतलब होता है कि secretly use influence or connections to get something done। आपको कोई काम कराना है तो आप जो है secretly दूसरे मतलब आपके कनेक्शंस यूज़ करोगे वो काम कराने के लिए, रेदर देन कि वो आप अपने मेहनत से करा रहे हो। ठीक है, मतलब पीछे से अपनी पावर या कनेक्शंस का यूज़ करना, लेकिन पीछे से मतलब कि छुप करके, बिना शोर मचाए आप अपने पावर या कनेक्शन का यूज़ करके वो काम करा रहे हो, रेदर देन अपनी मेहनत से। पुल स्ट्रिंग्स, पुल मतलब जैसे होता है कि आप इसको कैसे लोगे, आप स्ट्रिंग्स को, जो धागा होता है, लाइक हम पपेट्स के स्ट्रिंग्स कंट्रोल करते हैं, है ना, तो पुल मतलब यहाँ पर कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना। किसको आप कर रहे हो, पुल कर रहे हो, खींच रहे हो स्ट्रिंग्स को। क्यों खींच रहे हो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है, आप मैनिपुलेट कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से उस धागे को खींच रहे हो लाइक अ पपेट, यानी सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हो, अपना इन्फ्लुएंस जमा रहे हो। एक बच्चा चाहता है कि उसकी फ्रेंड को स्कूल स्कॉलरशिप मिले, फ्रेंड को क्यों, बच्चा पहले अपना ही चाहेगा, वो चाह रहा है कि मेरे को स्कूल स्कॉलरशिप मिले, तो उसके पापा क्या बोलेंगे, डोंट वरी, क्या क्या मतलब पापा क्या बोल सकते हैं, डोंट वरी आई पुट सम स्ट्रिंग्स फॉर यू। ठीक है, आई पुट सम स्ट्रिंग्स फॉर यू, मतलब मैं अब कुछ कनेक्शन से इंतजाम करता हूँ, इसको मिल जाएगा उसको। और आजकल ये बहुत मतलब ये होने लगा है, ये काफ़ी होता है हायर पोस्ट में जो होते हैं। चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आगे के क्वेश्चंस अभी और है, तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत यूज़फुल है वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आए, और यस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं और ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी लाऊँ। अभी मैं इंग्लिश ही कंटिन्यू करूँगी, अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तो आई ट्राई कि मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी इसी तरह से आपको समझाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।